नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 2 महीने ही हुए हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ने लगी हैं। ऐसा सर्वे ने कहा है। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इसके जरिए पता लगाने की कोशिश की गई कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हों तो किसकी सरकार बनेगी। इसमें सामने आया कि एनडीए को 44%, इंडिया ब्लॉक को 40% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। अगर सीटों की बात करें तो एनडीए को 299 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज सीटों की बात की जाए, कांग्रेस को 106 सीटें और अन्य को 193 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सर्वे एक तरफ से गलत साबित हुए थे, इसलिए इन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। सीटें बताने वाले सर्वे में खेल की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के दावे से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से मुलाकात की है और दावा किया है कि दोनों नेताओं ने मुस्लिम संगठनों को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। खालिद सैफुल्लाह रहमानी से जब दोनों नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विस्तार से नहीं बता सकते। हमने उनसे मुलाकात की है। ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, ये न्याय और अन्याय का मुद्दा है। पीएम पद की दावेदारी में राहुल गांधी लगातार मोदी से अंतर घटाते जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की जनता में 46% लोगों की पसंद पीएम को लेकर मोदी है, तो राहुल गांधी को 34% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन राहुल गांधी भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में पीएम मोदी 51% लोगों की पसंद है, जबकि 10% के अंतर से राहुल गांधी 41% लोगों की पसंद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल करने वाली है और भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, हाल के आम चुनावों में दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती थीं। मतलब लोकसभा सीटों में आगे है तो विधानसभा में तो काफी आगे होने वाली है। या ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुमत नहीं पा पाई थी। 47 से घटकर 40 पर आ गई थी, बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ गई थी। वोट शेयर के मामले में मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबले का संकेत दिया। जिसका हिस्सा कांग्रेस है इंडिया गठबंधन, वो 45.8% वोट जीतेगा। इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 44.2% वोट हासिल कर सकता है, जो पिछले चुनाव के वास्तविक 46.11% से गिरावट है। बता दें, हरियाणा 1 अक्टूबर को कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। राज्य में 90 सीटें हैं। वर्तमान में भाजपा के पास 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं और निर्दलीय और अन्य के पास 19 सीटें हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि इससे काफी ज्यादा 44% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं, कुछ हद तक नाराज हैं। सर्वे के दौरान जनता से हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दों पर सवाल पूछा गया तो 45% लोगों ने कहा कि सूबे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि करप्शन बड़ा मुद्दा है, जबकि 14% का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र को लेकर भी सर्वे किया गया है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र 25% लोग राज्य के सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जबकि 34% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन करीब 34% जनता सरकार के काम पर असंतोष जाहिर कर रही है। ये डेटा बताता है कि सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता में मिली जुली राय है। हालांकि ये सर्वे है, बस सर्वे। बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये सर्वे है, ये आपको पता ही होगा। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच सर्वे आया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक राज्य में 27% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, वहीं 37% असंतुष्ट हैं और 34% जनता कुछ हद तक संतुष्ट है। वहीं झारखंड में 25% लोग सीएम हेमंत सोरेन के कामकाज से संतुष्ट हैं, 35% असंतुष्ट और 30%
कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं सिर्फ 14% लोग विपक्ष के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, 30% लोग विपक्ष से असंतुष्ट और 17% कुछ हद तक संतुष्ट हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में हंगामा मचने के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक अहम चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के अपराधियों को सजा के साथ साथ कड़े कानून की मांग की है। देश भर में बलात्कार के मामलों की नियमित घटना पर ध्यान देते हुए सीएम बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 बलात्कार के मामले प्रतिदिन यानी हर रोज होते हैं। कई मामलों में बलात्कार पीड़ितों की हत्या भी कर दी जाती है। ममता बनर्जी ने इन मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया तुरंत न्याय मिले, इसलिए सुनवाई अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के खिलाफ नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो हड़ताल पर 11 दिन से थे और आज सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने 11वें दिन हड़ताल खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी चुनाव को लेकर एक्शन में हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द मिटाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि हम गठबंधन करेंगे लेकिन अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पीएम मोदी सीना फुलाकर चलते थे लेकिन अब नीचे करके चल रहे हैं। यह हार कांग्रेस की विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पार्टियां एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। माकपा के तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लोग भी हमारे साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के समर्थन से हम जीत सकेंगे और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके लिए हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। बता दें जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। हालांकि एक बार फिर उनके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में शतरंज और मोहरों का जिक्र करते हुए एक गहरा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं शतरंज का एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं था, इसलिए धोखा खाया। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा कि आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वो सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। इस रिपोर्ट में सेबी चीफ पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल किए थे, जिनमें पहला था कि माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा सवाल कि सेबी चेयरपर्सन पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। हालांकि कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोर पाया या कवर नहीं किया गया, लेकिन खबरों में गायब है। मणिपुर में हिंसा जारी है। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप आया जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनका क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है। वो मैतेई समुदाय को खुला समर्थन करने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचाने की बात कर रहे हैं। बताते हैं कि शाह ने बम फेंकने से मना किया है, लेकिन आप चुपके से बम फेंकिए
और निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गईं और उनके साथ बलात्कार होने पर कहते हैं कि मैतेई समुदाय को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्होंने तो जान बचाई। ऐसी ही कई बातें कहते हैं जिससे साफ हो गया कि कथित तौर पर वो ही हिंसा में शामिल थे। इसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपनों का ही विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के 7 विधायकों ने ही सीएम बीरेन के खिलाफ जांच शुरू करने की बात कर दी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को उस समय अजीब स्थिति में डाल दिया जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्नाव से सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में कलह चल रही है। कई लोग सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और ऐसी चीजों के बारे में बोलने का क्या मतलब है। यहाँ तक कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये क्या हालात हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। वहीं एजी सराफ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और एसआईटी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मामले को तेजी से आगे बढ़ाएगी। बेंच याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार 27 अगस्त को करेगी। बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे कई बांग्लादेशी संगठन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन संगठनों का दावा था कि त्रिपुरा के दमपुर जल विद्युत परियोजना के बांध को खोल दिया गया, इस कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। हालांकि अब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर ये चिंता जताई गई है। ये त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने दमपुर बांध को खोलने से पैदा हुई है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के तटीय इलाकों में इस साल भारी बारिश हुई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश में बाढ़ इन इलाकों से नीचे की ओर जाने वाले पानी की वजह से आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा दमपुर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी ऊंचाई वाला बांध है जो बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है। भारत के प्रधानमंत्री अब मोदी अपने यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड पहुंचे। पीएम मोदी ने बुधवार को पोलैंड की राजधानी वर्सावा में भारतीयों को संबोधित किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। हम युद्ध पर नहीं, शांति पर विश्वास करते हैं। भारत इस क्षेत्र में भी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। उन्होंने कहा कि भारत का मत साफ है कि ये युद्ध का युग नहीं, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। पुतिन ने अपने भतीजी अन्ना सविल्बा को युद्ध के बीच सरकार में एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनको स्टेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद की भूमिका वो रक्षा उप मुख्यमंत्री के अपने पिछले पद के साथ अतिरिक्त निभाएंगी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ उस भूमिका में बनी रहेंगी या नहीं। स्टेट सेक्रेटरी रूस में फेडरल एग्जीक्यूटिव बॉडीज में एक बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए इस पद पर व्यक्तियों को लेजिस्लेटिव वर्क या नए फ्यूडरल लॉ के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा जाता है। यह नियुक्ति यूक्रेन में रूस को झटके के बाद आई है, खासकर कुर्स्क क्षेत्र में जहां यूक्रेन की सेना इस महीने की शुरुआत में घुस गई थी। कहा जा रहा है कि पुतिन अपने परिवार के लोगों को भविष्य में रूस को लीड करने के लिए तैयार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी भतीजी ही अकेले नहीं है जिनको पुतिन आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी मेंबर्स को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन अपने परिवार को ही रूस की सत्ता संभालने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना नॉर्थ में पहले से ही हिजबुल्लाह से हार चुकी है। कैटजरीन पर लेबनानी हिजबुल्लाह के हमलों पर बोलते हुए विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि इजराइल सरकार ने नॉर्थ खो दिया है। बता दें, हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने बुधवार को कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स की ओर लेबनान से दागे गए लगभग 50 रॉकेटों को पता लगाने की सूचना दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने कुछ रॉकेटों को रोक दिया, जबकि अन्य इजरायली शहर के पास जाकर गिरे। बता दें, हिजबुल्लाह ने शहरों पर हमले किए। इसके अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार मिडिल ईस्ट को अपना बनाने में लगे हुए हैं। वो कभी फिलिस्तीन के नेताओं से मिलते हैं, कभी ईरान को समर्थन देते हैं और अब उन्होंने चेचन्या का दौरा किया है, जो मुख्य रूप से
वीडियो में कुरान को चूमते और इस्लामी पवित्र पुस्तक के साथ कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया है। पुतिन का कुरान के प्रति सम्मान दिखाना भी एक महत्वपूर्ण सांकेतिक कदम माना जा रहा है, जो इस्लामी समुदाय के साथ उनके संबंधों को और मजबूत कर सकता है। पुतिन का ये कदम इजराइल के खिलाफ चल रहे गुस्से के बीच आया है। वो अरब देशों को अमेरिका से अलग कर खुद का बनाने की कोशिश में है। हालांकि कुछ मिडिल ईस्ट के देश पाला बदल भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते के लिए जल्दी बातचीत करने पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमास के साथ समझौते की राह में बची रह गई अड़चनों को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया है। उनके साथ